हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का ग्लेफुल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस टियर 2 एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है। इसी को देखते हुए आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन लेकर आया गया है इस वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कौन कौन सी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके लिए वो बेहतर रिजल्ट आपको देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना होगा समय का। आपको सबसे पहले टाइम पर पहुंच जाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 9:30 का रिपोर्टिंग टाइम है और 10:30 तक आपको पहुंच जाना है। तो अगर आप कहीं दूर से जा रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले पहुंच जाए। ये नहीं कि आपका ट्रेन 9 बजे पहुंच रहा है तो आप वही ट्रेन पकड़ें, ऐसी गलती ना करें। अक्सर इसमें लेट हो जाती है और इंडियन रेलवे तो पता है कितना समय से चलता है, तो इसीलिए थोड़ा पहले आपको टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 9:30 है। 10:30 से पहले आपको पहुंच जाना है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। जो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइन है इम्पोर्टेंट, वो फॉलो करने होंगे, क्योंकि अभी कोरोना का लहर फिर से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए। और एक बात, अगर आपका जो सेंटर है वहाँ पर जिस तरीके का गाइडलाइन आपको बोला जा रहा है उसको फॉलो करें। बाय चांस अगर आप वहाँ पे दादागिरी दिखाएंगे या फिर वहाँ पे अपना सोचेंगे कि मेरा हिसाब से सब कुछ चले, तो ये बहुत गलत होता है और फिर आप पे कार्रवाई हो जाएगी, आपको बैठने भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जैसा वहाँ का गाइडलाइन है, जैसा रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आप क्या अपने संग लेकर जाएंगे। एक पेन ले जाना है ब्लैक कलर का, आप चाहे ब्लू भी ले जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावे कोई और पेन आपको नहीं ले जाना है। ना तो ग्रीन ले जाइए, ना रेड ले जाइए, और ना ही मार्कर और बाकी जो डिजाइनर पेन होती हैं वो सब कुछ नहीं ले जाना है। एक सिंपल सा ब्लैक पेन ले लीजिए। उसके बाद अपना आईडी कार्ड ले जाना है, और साथ ही साथ याद रखें एडमिट कार्ड तो रहने रहेगा ही, मास्क, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें। अब आईडी कार्ड जो आपका है, अगर मान लेते हैं कि आधार कार्ड में कुछ गलती है तो उसके जगह पे दूसरा पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ें आप ले जा सकते हैं। वाटर बोतल अपने संग रख सकते हैं, पानी का बोतल, और मास्क लगाकर ज़रूर जाएं। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, अब जैसा कि आपको पता है 10:30 के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, तो 10:30 के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद बैठाया जाता है बच्चों को, एक एक करके बैठाया जाता है 10:45 तक। ठीक है, 10:45 तक आपको सबको अरेंज करके बैठा दिया जाएगा उसके उसके पोजीशन पर। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है, आपको कॉपी प्रोवाइड कराई जाएगी, आंसर सीट और क्वेश्चन पेपर जो एक ही में होता है, आपको 10:45 में दिया जाएगा वो आंसर सीट। अब उसको पहला जो पेज होता है उसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं बहुत सारे। आपको कहा जाएगा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ने के हिसाब से आप उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको फिल करिए। तो क्या करना होगा कि आपको ध्यान से एक एक चीज़, रोल नंबर, नाम, एड्रेस अगर मांगे तो एड्रेस, उसके अलावे फिर आपको सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो आपका चेक करने वाला है यानी कि जो आपको गाइड कर रहा है उसका भी सिग्नेचर वहाँ पर देना ज़रूरी होता है। तो ये भी ध्यान रखें, इम्पॉर्टेंट ये सब बातें हैं। उसको आपको ज़रूर ध्यान देना है कि मैंने सिग्नेचर किया है, साथ साथ जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है क्या उन्होंने भी सिग्नेचर किया है या नहीं। ठीक है, तो 10:45 के बाद आपको क्या मिलेगा, पेपर मिलेगा। आपको उसको इंस्ट्रक्शन को बड़े आराम से पढ़ना है। ठीक है, आपके पास देखिए 11 बजे आपका पेपर शुरू होगा, तो 15 मिनट आपके पास वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए समय दिया जाता है, 15 मिनट का। अब इस 15 मिनट में क्या करना है, आपको भरना भी है सारे डिटेल आपके, और पेज पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसको पढ़ना भी है। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यूएफएम के बारे में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। ठीक है, आरटीआई कॉपी आपको दिखाई गई है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको भरनी भी होती हैं और समझनी भी होती हैं। तो इसीलिए 15 मिनट के अंदर आपको ये सारे काम करने होंगे। इसके अलावे एक बात और है कि आरटीआई कॉपी
से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को भरना है और कैसी कैसी बातें लिखी होती हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने नहीं देखा है आरटीआई कॉपी वाला वीडियो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं कि फॉर्म की कैसे फिलअप किया जाता है या फिर आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाई गई हैं, हेल्पफुल वीडियोस हैं, अवेलेबल कराई गई हैं, तो आप उनको देखकर ज़रूर जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद आप अपना काम करिएगा। फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। मतलब अगर जैसे ही 11 बजा उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप जो सील होता है उसको खोल के आप अपना लिखना शुरू कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अगले पेज में बढ़ेंगे, ठीक है, एक पेज जैसे ही आप सील को खोलेंगे उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ ऊपर में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो आपको 28 लैंग्वेजेज रहेंगे, और सॉरी 22 लैंग्वेजेज हैं तो उसमें 28 पेजेज आपको मिलेंगे, ठीक है, 28 पेजेज रहेंगे। अब 28 पेजेज में से आपको क्या करना है, पहला पेज पर दूसरा पेज पर देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पेज के हिसाब से जैसा बोला होगा वहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं पहला पेज यहाँ से इस तरीके से, अगर आपका पहला पेज ये है तो इस पर तो इंस्ट्रक्शन है, इसको छोड़ने के बाद आप नेक्स्ट पेज से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसको मेंशन जरूर कर दीजिएगा इंस्ट्रक्शन पेज पर। उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देकर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर उतारें 1 का ई, ठीक है। पहले तो आप सोच लीजिए कि आपको लेटर लिखना है ऐसे, उसके अकॉर्डिंग जितना नंबर पे वो है आप वहाँ से इसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन उतारते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस टाइम जाएगा इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि आप लेटर लिखेंगे या फिर ऐसे, इसमें आपको कन्फ्यूजन है। तो मैंने कहा है कि जैसा आपको लगे कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसमें मैं ज़्यादा सक्षम हूँ लिखने में, तो आप उसी चीज़ को चुनें, ठीक है। आपके ऊपर ये कोई दबाव नहीं है कि आपको लेटर ही लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है, जो आपको लगता है कि आप जिसमें कर पाएंगे वही करें। चलिए आप आगे बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लेटर्स के बारे में कि कुछ इम्पोर्टेंट लेटर कौन कौन हैं जिनको क्विक रिवीजन करना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लेटर्स। तो देखिए दोस्तों, ये है पीडीएफ जो कि चैनल द्वारा बनाकर अपलोड किया गया था टेलीग्राम ग्रुप्स में, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों जगह ये भेजा गया था। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख सकते हैं और ग्रुप से भी जुड़कर देख सकते हैं, लेकिन ये टॉप में मिलेगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके आपको टॉप में जाना होगा, और टॉप में जाने के बाद आपको ये मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भेजे गए थे, और ये बहुत दिन हो गया, ठीक है, जब एमटीएस का डेट आया था टीयर 2 का तभी ये भेजा गया था। तो देखिए एक एक करके हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं या जिनके आने के चांसेस हैं। देखिए, आप सोहन हैं और आप रामनगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आपके मोहल्ले में सड़क की बदहाल स्थिति की जानकारी देते हुए दैनिक भास्कर के संपादक को पत्र लिखें, ठीक है। यानी कि सड़क की बदहाल स्थिति के बारे में पत्र लिखना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पिछली बार आया था मच्छरों के बारे में कि आपके मोहल्ले में मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लिखना था। इस बार सड़क का जो बदहाल स्थिति, ये इम्पोर्टेंट लग रहा है। दूसरा ये है कि अपने मित्र के जन्मदिन पर क्या करें, उसे बधाई पत्र लिखें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि सारे लेटर्स 10th लेवल के हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन लगते भी हैं और यही आते भी हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अब इसी में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है, कि आपका कोई नाम दे देगा, एड्रेस दे देगा, तो ये लेटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बाकी सब कुछ यही रहता है, ठीक है। तो अपने मित्र के जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जन्मदिन के उपहार के लिए
कृतज्ञता प्रकट करते हुए चाचा जी को पत्र। ओके, चलिए चौथा नंबर देखिए, दिल्ली परिवहन निगम के महाप्रबंधक को अपने क्षेत्र के खराब बस सेवा में सुधार के लिए पत्र। ये भी एक फॉर्मल लेटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, मित्र को उसके दादाजी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए पत्र। अब यहाँ पे क्या करेगा, चेंज ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेटर कुछ ऐसा ही आएगा। हो सकता है यहाँ पे दादाजी को हटा के चाचा जी कर दे, या फिर दादी जी कर दे, नानी जी कर दे, कुछ भी कर देगा। मित्र को हटाकर भाई बहन, कुछ भी यहाँ पर चेंज, हल्का फुल्का चेंज करेगा, बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट टू योर फ्रेंड फॉर सिक्योरिंग फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आप पीडीएफ ये ले लेते हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में टॉपिक मिल जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने मोहल्ले की सफाई के संबंध में संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। अगला देखिए, अपने घर में हुई चोरी की शिकायत के विषय में अपने क्षेत्र के थाना अधिकारी को पत्र। तो चोरी की शिकायत के लिए पत्र लिखना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी में और भी कई सारी चीज़ें जोड़ सकता है, मोबाइल चोरी बोल देगा, कुछ आपका पर्स चोरी हो गया, एटीएम कार्ड चोरी हो गया, तो कुछ भी यहाँ पर बोल देगा। थाना यहाँ पे अधिकारी लिखा है तो यहाँ पे चेंज करके किसी और का नाम, ठीक है, थाना अधिकारी यहाँ लिखा थानाध्यक्ष कर देगा, या फिर पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी कुछ हो जाएगा, तो बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देगा, बाकी सब कुछ वही रहता है। ठीक है, लगभग 50 से ज़्यादा लेटर्स हम लोग प्रैक्टिस किए हैं वीडियो के जरिए, तो आप वहाँ पे देखेंगे सारे लेटर्स अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पे बार बार लेटर प्रैक्टिस कराया गया है, सब कुछ अलग अलग है। तो अगर वो भी करके जाते हैं तो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगला देखिए, छुट्टियां साथ बिताने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र। और पिछली बार जो है एमटीएस 2019 में ऐसा ही एक लेटर आया था कि अपने मित्र के संग जयपुर जाने का लेटर। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसी तरह के लेटर आते हैं अक्सर। आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, यात्रा के दौरान रेल कर्मचारी के अभद्र व्यवहार की शिकायत के लिए रेल अधिकारी को पत्र। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेटर है। अब देखिए आगे, अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र। ये भी एक अच्छा लेटर है। ठीक है, ये इनफॉर्मल लेटर है। पिताजी से रुपए मांगने के लिए पत्र। ठीक है, लेटर टू फादर आस्किंग फॉर मनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस पर हम लोगों ने वीडियो के रूप में प्रैक्टिस भी किया था। कई सारे इसके लेटर जो हैं हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। आगे देखते हैं, देखिए, पुस्तकालय की सुविधा के संबंध में कुलपति को आवेदन पत्र। ओके, उसके बाद देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। ओके, अपनी मोबाइल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थानाध्यक्ष को पत्र। तो देखिए यहाँ पे क्या था, वहाँ एक ऊपर में जो लेटर देखे थे वहाँ भी चोरी था, यहाँ पे मोबाइल लगा दिया, फिर एक चोरी का नया लेटर आ गया। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि लेटर को बस थोड़ा बहुत घुमा कर दे देगा। तो इतने ही सारे लेटर्स थे, बाकी तो कराए गए हैं 50 से ज़्यादा लेटर्स, तो उनका भी टॉपिक आप एक बार देख के ज़रूर जाएं। और YouTube चैनल से आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे टीयर 2 से रिलेटेड, और ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों जगह। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर। तो लेटर्स हमने देख लिया कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेटर्स थे। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, अब हम लोग को देखना चाहिए कि इम्पोर्टेंट ऐसे जिन लोगों को UFM से डर है कि UFM लग सकता है लेटर में, वो लोगों के लिए UFM से बचने का एक रास्ता है ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको लेटर से डर लग रहा है, पत्र लिखने में कोई असुविधा लग रही है कि मेरा UFM लग जाएगा, तो फिर आप निबंध को चुन सकते हैं। निबंध में आपको थोड़ा बहुत डेटा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिसके बारे में भी लिखना है थोड़ी आपकी जानकारी होनी चाहिए, और लेटर में ये चीज़ें उतनी खास नहीं रहती हैं। एक्चुअली ये सब हम लोग देखते आते हैं,
तो इसमें उतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे में थोड़ा याद करना पड़ता है, बस यही अंतर है। तो चलिए कुछ जान लेते हैं इम्पोर्टेंट ऐसे कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऐसे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको भी लगेगा कि हाँ ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला है भारत में सांस्कृतिक विविधता पर निबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट है मोबाइल एडिक्शन पर निबंध। यहाँ पे 2 बार हो चुका है, एक ही बार आपको लिखना है। मोबाइल एडिक्शन का मतलब क्या हो गया? एडिक्शन जो होता है कि ये लत, मोबाइल का जो लत लग जा रहा है लोगों को या बच्चों को खास करके, उसके बारे में। वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसके भी चांसेस हैं आने के। वोकल फॉर फोकल, ठीक है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इसका आह्वान किया था कि वोकल फॉर लोकल, ये तो इस पर भी इम्पोर्टेंट लेटर ये निबंध आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखें, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध। ऑनलाइन शिक्षा अभी बहुत ज़्यादा ये रूप मतलब कि बहुत दूर तक फैल चुका है और लोगों को आजकल पसंद भी आ रहा है और इसका डिमांड बढ़ रहा है। इसी के कारण ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ऑनलाइन शिक्षा पर निबंध। कोविड-19 वैक्सीन पर निबंध, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी हो सकता है कि लेटर दे दे, यानी कि निबंध दे दे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कोविड-19 वैक्सीन पर निबंध, अब आप निबंध लिखने जाएंगे, आपको यहीं पे समझ में आएगा कि लेटर और निबंध में अंतर क्या है। तो आप कोविड-19 वैक्सीन पर निबंध, अब आप किसी भी वैक्सीन के बारे में जानना चाहेंगे या लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि आपको कोवैक्सीन के बारे में लिखना है, तो आपको क्या चाहिए कि उसको किस कंपनी ने बनाया है, उसकी लागत कितनी है, उसको कब से शुरू किया गया, ठीक है, और उसमें कौन कौन से देशों ने उसको खरीदने का अपना जो है अनुरोध दिया है। तो ये तो ठीक है, चलिए इतना नहीं डीपली लिख सकते हैं कि किस किस देशों ने, पर ये तो आपको ज़रूर बताना पड़ेगा कि किन देशों के सहयोग से या फिर किन कंपनियों के सहयोग से ये बना है, इसका अप्रूवल जो है वो कब मिला था, ठीक है, और ये इसके जो है कुछ खास बातें, कुछ इसके जो दोष हैं, वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं। तो चलिए आगे उसके बाद देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आरोग्य सेतु ऐप पर निबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए बर्ड फ्लू पर निबंध, इस पर वीडियो बना हुआ है, एक वीडियो अपलोड किया गया था इस पर। उसके बाद फिर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, हालांकि ये इम्पोर्टेंट है पर शायद कम चांस है इसका आने का। ऑनर किलिंग पर निबंध, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं आए, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका चर्चा हुआ था बीच में, तो हो सकता है ये आ जाए। इस तरह के टॉपिक जरूर आते हैं, ध्यान रखें इस टॉपिक को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है, और इस पर वीडियो बनाया गया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप ज़रूर करके जाइए अगर ऐसे करना है तो। फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य पर निबंध, ये भी ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य पर निबंध। महिला सुरक्षा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर निबंध, तो ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकारी योजना है, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महिला सुरक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। उसके बाद देखिए कोरोना महामारी पर जीवन पर निबंध, ठीक है, कोरोना महामारी में जीवन, तो कैसा जीवन रहा था कोरोना महामारी के दौरान, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी वीडियो बनाया गया है। प्रवासी श्रमिकों की समस्या पर निबंध, फार्म बिल 2020, शहरी बेरोजगारी पर निबंध, शहरी हो या ग्रामीण हो बेरोजगारी एक इम्पोर्टेंट निबंध होता है, ठीक है, फिर भी ये हो सकता है कि दे या ना दे, सरकार का दबाव भी होता है। कई लोग छुपाना चाहते हैं एक्चुअली बेरोजगारी को, तो हो सकता है कि ये ना आए, इसके आने के कम चांस है, फिर भी आप लोग करके जा सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना पर निबंध, ठीक है, ये अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये 2 बार टाइप हो चुका है, हालांकि एक ही चीज़ है, ये काफ़ी अच्छा। आत्मनिर्भर भारत पर निबंध, अब देखिए आत्मनिर्भर भारत पर निबंध लिखना है तो कई लोग कमेंट किए थे कि इस पर निबंध कराया जाए,
पर इसमें मैंने देखा और इसको समझने का कोशिश किया, तो इसमें जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो था, 20 लाख करोड़ का, उसके बारे में थोड़ा सा हिसाब किताब कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैंने इस पर निबंध नहीं करवाया। क्योंकि आप 20 लाख करोड़ लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 20 लाख करोड़ खर्चा कहाँ हुआ था, उसके उद्देश्य क्या थे, उसमें कौन कौन से सेक्टर को शामिल किया गया था। तो ये निबंध जो है एक तरह से आपको याद करने वाला टॉपिक बन जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि इस टॉपिक को नहीं कराया, क्योंकि ऐसे ही जीके इतना पढ़ना है, इंग्लिश इतना रटना है, उसके अलावा आप लोग ये सब भी रटेंगे तो फिर आपका तो बर्डन और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को नहीं कराया था। और उसके बाद देखिए, कोरोना वायरस की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, स्वतंत्र भारत अभियान पर निबंध, तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 370, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको वीडियो के तौर पे भी कराया गया है। चलिए उसके बाद देखिए, मोटर वाहन अधिनियम, कोरोना वायरस पर निबंध, ऊर्जा संरक्षण, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, ऊर्जा संरक्षण पर निबंध, हो सकता है ये आ जाए। ओके। उसके बाद भारत में बेरोजगारी की समस्या, इस पर वीडियो कराया गया है, लेकिन इस पर हो सकता है आ जाए और हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन मेरी तरफ से लगता है कि इस तरह के टॉपिक कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध, ये इम्पोर्टेंट है। शिक्षा में यात्रा का महत्व, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। योग का महत्व, ये इम्पोर्टेंट है और ये हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें चंद्रयान 2 का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि इस पर आ जाए। ध्यान रखें आप लोग, स्टार वाली चीज़ों को जरूर नोट डाउन कर लें और उस पर प्रैक्टिस करें। इस पर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। भारत में लॉकडाउन पर निबंध, ठीक है। तो कोरोना, लॉकडाउन और उसके बाद वैक्सीन, ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इन पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेटर में भी आपका लॉकडाउन का या फिर कोरोना का इस तरह का लेटर भी पूछ सकता है, तो लेटर भी कराया गया है, आप लोग ज़रूर एक बार देखिए प्लेलिस्ट। आतंकवाद पर निबंध, ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी आता भी है और आएगा भी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 तलाक पर हो सकता है कि निबंध दे दे, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो CHSL में आ चुका है, फिर भी हो सकता है कि आ जाए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कई रिकॉर्ड बने हैं, तो हो सकता है कि ये दे दे, ठीक है। महिला सशक्तिकरण पर निबंध, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में कोविड-19 का सामाजिक प्रभाव पर निबंध, बाल श्रम पर निबंध, ये काफ़ी अच्छा है। नमामि गंगे, ये भी अच्छा है। और शिक्षा का अधिकार पर निबंध, ये आ सकता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए जो लाया गया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। साइबर क्राइम जो है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका वीडियो भी कराया गया था, ठीक है। साइबर क्राइम, आयुष्मान भारत, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। आयुष्मान भारत। इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उड़ान योजना उतना नहीं है इम्पोर्टेंट। एक देश एक चुनाव पर निबंध, और देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो जलवायु से संबंधित है, वो वातावरण से संबंधित चीज़ें, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं पूछने की, तो इसको आप स्टार मान लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हो सकता है इसी का नाम बदल के दे दे, जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण से रिलेटेड, तो कोई भी प्रदूषण वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चारों प्रदूषण में से कोई एक दे सकता है। अब उसके बाद देखिए, निजता का अधिकार, ये राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद प्लास्टिक बैन, ये पर्यावरण पर कोरोना का प्रभाव, ये भी ठीक है। प्लास्टिक बैन पर निबंध, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। प्लास्टिक बैन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिट इंडिया मूवमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भारत में आरक्षण पर निबंध, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के टॉपिक आएंगे, 10th लेवल का है एग्ज़ाम इसलिए। और उसके बाद मिड डे योजना, ये नहीं, वन नेशन वन कार्ड। भ्रष्टाचार पर हो सकता है दे दे, GST पर हो सकता है दे दे, ठीक है। तो इन सब पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं निबंध का। उसके अलावा और देखिए कई सारे टॉपिक्स हैं, आपको कितने टॉपिक बताऊं। फेक न्यूज़ पर निबंध हो सकता है दे दे। विमुद्रीकरण तो नहीं देगा, नोटबंदी वाला, ये पुरानी भी बात हो चुकी है और सरकार के खिलाफ भी जा सकती है, इसलिए शायद ना आए। हाँ, इम्पोर्टेंट ये वाला है, स्वच्छ भारत अभियान, शायद ये आ चुका है CHSL में, तो हो सकता है फिर भी दे दे। अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है।
चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर करिए। और प्रदूषण, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण दे देगा, ध्वनि, मृदा, जल, वायु, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, तो इन सब को आप कर लीजिए, ये काफ़ी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और यही सब काफ़ी है। इतने करके जाइए, ज़रूर आपका इसमें से काम हो जाएगा। चलिए आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर। तो अब हम लोगों ने ऐसे देख लिया, अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों पर, जैसे कि लिखने से पहले आपको सोचना होगा, ठीक है, पहले आप सोचिए फिर लिखिए। ये नहीं कि आपने लिख लिया फिर काटेंगे, उसके बाद फिर सोचेंगे दो शब्द। आप एक सेंटेंस बना लीजिए, हाँ परफेक्ट लग रहा है तो उसको आप लिखना शुरू करिए, ठीक है। तो यानी कि पहले सोच लीजिए, उसके बाद लिखिए। और सोचने समय ये ध्यान रखें कि यूएफएम रूल आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं लिखें कि यूएफएम लग जाए, ओके। और आपको यूएफएम रूल फॉलो करना चाहिए। यूएफएम में अगर आपको कोई भी डाउट है यूएफएम से रिलेटेड, तो आप क्या करिए कि ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसे एक अच्छा उसका कह सकते हैं कि उसका ऑप्शन है। लेकिन ऐसे में आपको, जैसा मैंने बताया, कि डेटा की ज़रूरत पड़ती है, आपको याद रखना पड़ता है। यूएफएम से बचने का सिंपल तरीका है कि अगर आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है, एड्रेस लिखना है, तो अगर कुछ नहीं दिया है, मान लेते हैं इमेजिनरी बोला भी है ना, तो आप ऐसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, छोड़िए, इस तरीके से आप ऐसे लिख दीजिए, फिर एक लाइन दे दीजिए एड्रेस। इस तरीके से भी अगर आप लिखते हैं तो फिर आपका यूएफएम नहीं लगेगा। अगर इस फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ी होगी तो एक नंबर काट देगा और क्या करेगा। लेकिन अगर यूएफएम उसको दिख गया तो फिर तो वो आपको जीरो दे देगा ना। तो इसीलिए आप क्या करिए कि एड्रेस इसी तरीके से लिख कर आइए, ठीक है। आपको यूएफएम से बचना होगा। फिर उसके बाद आपका नाम भी अगर नहीं दिया है तो क ख ग एक्स वाई जेड वो सब लिखने से अच्छा है कि आप सीधे भवदीय लिखिए, या फिर सिंसियरली लिखकर उसके बाद नीचे में खाली स्थान छोड़ दीजिए भवदीय, फिर लाइन छोड़ दीजिए, एक लाइन देकर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब कई लोगों के मन में लेटर में ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम लोग स्पेस देंगे, जैसे कि हम लोग एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस लिखे, उसके बाद डेट में एक स्पेस देते हैं ना, एक लाइन का गैप, तो यहाँ पे डेट तक स्पेस आप दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसके बाद क्या स्पेस देकर लिखें, या फिर सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं। वो भी आप कर सकते हैं। आपको अगर नहीं लग रहा है कि स्पेस देने में अच्छा, आपको आपका फॉर्मेट दिखने में कैसा लग रहा है वो देखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस देने से अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ दीजिए, स्पेस मत दीजिए, ठीक है। और नहीं तो आपका अगर राइटिंग ठीक ठाक है तो स्पेस नहीं दे सकते हैं, लेकिन राइटिंग अगर ख़राब है तो स्पेस देने से पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया गया है, ठीक है। यही एक अंतर है। तो इसी तरह आप यूएफएम रूल फॉलो करिए और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम को पूरी अच्छे से तैयारी करके जाइए और आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा जाए कि आपको कोई रोक ना सके सिलेक्शन लेने के लिए। तो इन्हीं सभी बातों के संग ऑल द बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। और एक बात मैं बता दूं कि लेटर्स अब प्रैक्टिस कराना बंद किया जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इतने सारे लेटर प्रैक्टिस हो चुके हैं, तो जितने ज़्यादा आप लोग करेंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो जितना हुआ है अब तक उन्हीं को देखिए, उन्हीं को करिए और उसी पर आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, यही उम्मीद है। तो ऑल द बेस्ट आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। किसी और तरह की हेल्प चाहिए तो आप लोग के लिए हमेशा हम लोग हैं। जब समय मिलेगा आपकी मदद हम लोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।